So hello guys, my name is Pranav Gupta and I'm back with another video in continuation with vectors. Last video में हमने addition of parallel and perpendicular vectors देखा था और 3D मॉडल से कोई वेक्टर जो कि i कैप, j कैप, k कैप की टर्म्स में हो उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना सीखा था। अब इस वीडियो में हम कंपोनेंट मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन सीखेंगे और मैं काफी अच्छे इलस्ट्रेशन से समझाने की कोशिश करूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट। कंपोनेंट मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन सीखने से पहले हमें कंपोनेंट क्या होता है उसे सीखना पड़ेगा। कंपोनेंट का बेसिक मतलब होता है पार्ट्स। इसका मतलब हमें हमारी रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे किसी भी वेक्टर को पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा। वो तोड़ते कैसे हैं ये देखते हैं। हमने पिछले वीडियो में ये देखा था कि कोई भी वेक्टर आई कैप और जे कैप की टर्म्स में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप। ठीक है, हमने ये भी देखा था कि ये जो आर वेक्टर है ये दो अलग अलग वेक्टर्स के वेक्टर एडिशन से मिलके बना हुआ है, जो कि है ए आई कैप और बी जे कैप। ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, ये भी हमें पता है। तो इसका मतलब आर वेक्टर दो ऐसे वेक्टर से मिलके बना है जो परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। हमें ये दोनों पार्ट्स ही निकालना सीखना है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये कोई आर वेक्टर हमको दे रखा है जो कि थीटा एंगल पे है। अब मैं बोलूं कि आर वेक्टर जो है वो कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप के टर्म्स में। ये ए जो है ये इस वेक्टर का हॉरिजॉन्टल पार्ट है और ये बी जो है ये इस वेक्टर का वर्टिकल पार्ट है। और ये चीज मेरे को इस तरीके से पता चली क्योंकि आई कैप जो होता है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है और जे कैप जो होता है वो वर्टिकल डायरेक्शन में होता है। तो इस हिसाब से मैं इस ग्रीन वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए लिख सकता हूं और इस पर्पल वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैं बी लिख सकता हूं। ठीक है, तो हमें बस इस a को और इस b को r और थीटा की टर्म्स में लिखना आना चाहिए। तो बस यही करना सीखते हैं। हमें पता है कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब इस थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये b होगा, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर है b और हाइपोटेन्यूस है r। तो b की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, r साइन थीटा। और हमें ये चीज भी पता है कि cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस के, जो कि इस केस में क्या होगा, इस थीटा के रिस्पेक्ट में जो बेस है वो a है और हाइपोटेन्यूस है वो r है। तो मैं लिख देता हूं a अपॉन r। तो इस इक्वेशन से मेरे पास a की वैल्यू आ गई r cos थीटा। अब मैं इस वाली इक्वेशन में a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। ठीक है, तो r वेक्टर इज इक्वल टू r cos थीटा i कैप प्लस r sin थीटा j कैप। अब हमें ये चीज पता चल गई कि ये है हॉरिजॉन्टल पार्ट r का और ये है वर्टिकल पार्ट r का। हमको ये चीज भी समझ में आनी चाहिए कि इन पार्ट्स को ही हम कंपोनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों ही कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, ये दोनों ही r वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं। समझ में आती है बात। अब ये चीज जरूरी नहीं है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में हमेशा cos थीटा ही आए और वर्टिकल कंपोनेंट में हमेशा sin थीटा ही आए। अगर मैं थीटा को ये बोल दूं, मान लेते हैं ये एंगल फाई है। ठीक है, तो इस फाई के रिस्पेक्ट में जो बेस बनेगा वो बनेगा b और परपेंडिकुलर जो बनेगा वो बनेगा a। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उल्टे हो जाएंगे। ठीक है, तो इस केस में साइन फाई बराबर होगा a अपॉन आर के, क्योंकि इस फाई के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है a और हाइपोटेन्यूस तो r ही है। ठीक है, तो इस केस में a की वैल्यू r साइन फाई आ गई। समझ में आती है बात। ठीक है, और cos फाई की वैल्यू क्या होगी देखते हैं। इस फाई के रिस्पेक्ट में b जो है वो बेस है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या है, r। दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू r cos फाई। अब इस केस में अगर मैं r के टर्म्स में और फाई के टर्म्स में लिखता तो कैसे लिखता। ठीक है, r को मैं फाई के टर्म्स में कुछ ऐसे लिखता, a की वैल्यू क्या है, r साइन फाई, यानी r साइन फाई i कैप प्लस r cos फाई j कैप। समझ में आती है बात। तो हमें अपनी जिंदगी में ये कंस्ट्रेंट नहीं पालना कि हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos के साथ आता है और
वर्टिकल कंपोनेंट साइन के साथ आता है। ठीक है, हमें इस चीज को कुछ इस तरीके से समझना है कि ये जो थीटा है इसके एडजेसेंट साइड जो होती है, थीटा के साथ वाली साइड जो होती है वो हमेशा कॉस थीटा के साथ आती है, और थीटा के ऑपोजिट साइड जो आती है वो साइन थीटा के साथ आती है। ठीक है, अब हम इस चीज को एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ओके, तो हमें ये चीज याद रखनी है कि थीटा के एडजेसेंट वाला जो वेक्टर बनेगा वो बनेगा कॉस थीटा वाला, और थीटा के ऑपोजिट वाला जो वेक्टर बनेगा वो साइन थीटा के साथ बनेगा। इस चीज को हम इस फाई वाले केस से समझते हैं। हमें पता है कि इस फाई के रिस्पेक्ट में एडजेसेंट साइड ये वाली है बी वाली। ठीक है, तो बी की वैल्यू क्या निकलेगी, कॉस थीटा वाली। ठीक है, और ए की वैल्यू क्या निकलेगी, साइन थीटा वाली, क्योंकि ए जो है वो इस फाई के ऑपोजिट है। अब फिजिक्स में दो बहुत इंपॉर्टेंट एंगल्स होते हैं। ठीक है, एक होता है 37 डिग्री और एक होता है 53 डिग्री। ये एक राइट एंगल अपने दिमाग में बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि फिजिक्स के अंदर एंगल्स 37 और 53 डिग्रीज भी आते हैं। तो साइन 37 होता है 3/5। देख लीजिए, साइन 37 मतलब इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी 3/5। ठीक है, 3/5 आ गया। कॉस 37 यानी 4/5। जो 37 डिग्री है उसके रिस्पेक्ट में जो बेस है वो 4 है, और उसके रिस्पेक्ट में हाइपोटेनियस 5 है। ठीक है, तो cos 37 4/5 आ गया। ऐसे ही हम sin 53 और cos 53 भी निकाल सकते हैं। ये चीज मैंने इसलिए बताई क्योंकि आगे मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके अंदर आपको ये चीज पता होनी जरूरी है कि sin 37 क्या होता है, cos 37 क्या होता है, sin 53 क्या होता है और cos 53 क्या होता है। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये चीज मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं पिछले वाली स्लाइड में, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस इस चीज को ध्यान से पढ़ लेना। ओके, अब इस वाले इलस्ट्रेशन के अंदर हम इस वाले वेक्टर का कंपोनेंट लेना सीखेंगे। ठीक है, हमें पता है कि थीटा के एडजेसेंट वाली डायरेक्शन में हमेशा कॉस आता है, तो 50 cos 30, और हमें पता है कि थीटा के ऑपोजिट साइड यानी ये वाली साइड पे साइन थीटा आता है, तो 50 साइन थीटा, थीटा की जगह 30। तो इसके हमने कंपोनेंट्स कर दिए। ठीक है, अब हम इसको यूनिट वेक्टर्स की टर्म्स में लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, ये तो बहुत सिंपल है। 50 cos थीटा मतलब cos 30 आई कैप प्लस 50 sin 30 जे कैप। अब इसी इलस्ट्रेशन में मैं काफी इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता था कि हम लोग ना थोड़ा इंट्यूटिव वे में इस चीज को देखने के लिए इस वाले वेक्टर को यहां ना बना के हम यहां बनाते हैं। देखिए, कोई डिफरेंस नहीं है, इसको उठा के मैंने यहां रख दिया। हमें पता है कि फिजिक्स में हम वेक्टर्स की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज करे बिना किसी भी वेक्टर को उठा के कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। तो मैंने इस वाले वेक्टर को यहाँ पे प्लेस कर दिया, आगे पता चलेगा कि ये करने का क्या फायदा है। तो ये हो गया 50 sin 30। अब इन तीन इलस्ट्रेशंस के अंदर हम कंपोनेंट निकालना सीख लेते हैं। अब बच्चे इस वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती कर सकते हैं। कैसे, उनको लगता है कि यार हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हमेशा cos थीटा वाला होता है, तो वो आंख बंद करके ये बोल देते हैं कि ये 30 cos 37 होगा और ये वाला 30 sin 37 होगा। ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि थीटा के एडजेसेंट वाला cos होता है और थीटा के ऑपोजिट वाला sin होता है। तो अब मैं इसका सही वर्जन लिखता हूं। ये जो ग्रीन वाले हैं ये गलत है। ठीक है, सही वाले ये पर्पल के अंदर लिखता हूं। ओके, तो सही वाले क्या हैं, आगे की डायरेक्शन में क्या आएगा, 30 sin 37, और ऊपर की डायरेक्शन में क्या आएगा, 30 cos 37। ठीक है, ये सही है और ये वाले गलत है। ओके, हम इसको कंप्लीशन के लिए आई कैप जे कैप की टर्म्स में भी लिखना सीख लेते हैं। ओके, आई कैप की डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर है, 30 sin 37, और जे कैप की डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर है, 30 cos 37। ठीक है, तो इसको मैं 30 sin 37 आई कैप प्लस 30 cos 37 जे कैप लिख सकता हूं। अब ध्यान से देखना ये वाले इलस्ट्रेशन को। हमें पता है कि ये थीटा के एडजेसेंट साइड कौन सी है, y एक्सिस, उसके अंदर हमें cos रखना है,
तो यहाँ पे क्या आएगा 100 cos 53 डिग्री, और इस डायरेक्शन में क्या आएगा 100 sin 53। अब इसको हम आई कैप जे कैप की टर्म्स में लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमें ये चीज पता है कि ये वाली डायरेक्शन होती है आई कैप, तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, माइनस आई कैप। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, माइनस 100 साइन 53 आई कैप प्लस 100 कॉस 53 जे कैप। अब इस वाले के कंपोनेंट्स कर लेते हैं। ठीक है, तो इस वाले के अंदर नीचे वाला कंपोनेंट क्या आएगा, थीटा के एडजेसेंट वाले में कॉस। ठीक है, तो वो आएगा 3√3 कॉस 30 डिग्री, और इस डायरेक्शन में क्या आएगा 3√3 साइन 30 डिग्री। समझ में आती है बात। अभी हम इसको आई कैप जे कैप की टर्म्स में लिखते हैं। ओके, तो हमें पता है कि ये वाली डायरेक्शन जे कैप होती है, तो ये वाली डायरेक्शन क्या होगी, माइनस जे कैप। ये वाली डायरेक्शन आई कैप होती है, तो ये वाली डायरेक्शन क्या होगी, माइनस आई कैप। समझ में आती है बात। तो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट माइनस आई कैप में है और वर्टिकल वाला कंपोनेंट माइनस जे कैप के अंदर है। तो इसका मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस 3√3 साइन 30 डिग्री आई कैप प्लस माइनस ऑफ 3√3 कॉस ऑफ 30 डिग्री जे कैप। समझ में आती है बात। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, माइनस 3√3 साइन 30 डिग्री आई कैप माइनस 3√3 कॉस 30 डिग्री जे कैप। समझ में आती है बात। अब ये एंगल्स आप पुट कर लेना, साइन 53 की वैल्यू आपको पता है, कॉस 53 की वैल्यू आपको पता है, साइन 30 की और कॉस 30 की वैल्यू भी मेरे ख्याल से आपको पता ही होगी। ओके, तो अब हमको ये चीज देखनी है कि कंपोनेंट मेथड से एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। तो उससे पहले हम ये चीज देखते हैं कि इस चीज का ओरिजिन क्या है। मान लेते हैं हमें दो वेक्टर दे रखे हैं, r1 इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस b1 j कैप and r2 is equal to a2 i cap plus b2 j cap। ठीक है, अब मैं बोलता हूं कि मेरे को इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है, तो r1 प्लस r2 क्या होगा, i कैप कॉमन निकल जाएगा, तो i कैप कॉमन निकलने के बाद a1 प्लस a2 हो जाएगा, प्लस j कैप कॉमन निकलने के बाद b1 प्लस b2 हो जाएगा। तो r1 प्लस r2 क्या निकलेगा, a1 प्लस a2 आई कैप प्लस b1 प्लस b2 j कैप। इंट्यूटिवली मैं ये चीज समझाने की कोशिश करता हूं कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, हमें ये चीज पता है कि ये जो a1 है ये x डायरेक्शन में है और ये a2 है ये भी x डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अगर मैं दो वेक्टर्स बनाऊं, इसको a1 बोल दूं और इसको a2 बोल दूं, तो इन दोनों का एडिशन क्या होगा, हम डायरेक्टली इनके मैग्नीट्यूड्स को ऐड कर देंगे और डायरेक्शन आगे की डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है, तो हमने डायरेक्टली इसके अंदर भी डायरेक्टली ऐड कर दिया। अब आप बोलोगे सर हमने a1 और b2 को क्यों ऐड नहीं किया, तो मैं ये बोलूंगा कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे से, हम इनको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। हम हमेशा पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर्स को ही डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, वो भी उनके मैग्नीट्यूड्स को और डायरेक्शन अकॉर्डिंगली आ जाती है। ओके, अब फाइनली हमारे पास आई कैप और जे कैप की टर्म्स में पूरे वेक्टर्स आ गए। तो अब ये हमें पता है कि आई कैप और जे कैप परपेंडिकुलर होते हैं, तो हम इसके अंदर वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं अगर हमको इसका भी मैग्नीट्यूड चाहिए हो तो। मान लिया हमें इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है। देखो, वेक्टर एडिशन कंपोनेंट मेथड से सॉल्व करने के स्टेप्स हैं। ठीक है, वो उसके अंदर से फर्स्ट स्टेप क्या है, ब्रेक वेक्टर्स इनटू देयर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस वाले वेक्टर के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकालते हैं और इस वाले वेक्टर के भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स निकालते हैं। इस वाले का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, जो कि आएगा 5√2 cos 45। ठीक है, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा, 5√2 sin 45। अब इस वाले वेक्टर के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, इस वाले वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा और वर्टिकल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को मैं क्या लिख सकता हूं, 20 sin 53, और वर्टिकल कंपोनेंट को मैं क्या लिख सकता हूं,
20 cos 53। अब हमें स्टेप नंबर 2 पे चलना है। हमने फर्स्ट स्टेप का तो हर चीज कर दिया। फर्स्ट स्टेप में यही बोला था कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में तोड़ दो, हमने तोड़ दिया। अब स्टेप 2 क्या है? ऐड पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स टिल यू गेट 1 और 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स। बेसिकली 1 परपेंडिकुलर वेक्टर नहीं होता, ऐसा भी हो सकता है कि एंटी पैरेलल वेक्टर्स जो है वो आपस में कट जाए और एक ही वेक्टर मिले हमें। ठीक है, तो ये 1 और 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स का मतलब थोड़ा लिटरली समझना। तो हमें क्या करना है? पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स को ऐड करना है। तो फर्स्ट वाले स्टेप के अकॉर्डिंग ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो इनको ऐड कर लेते हैं। तो फाइनल डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में आएगी क्योंकि दोनों वेक्टर इसी डायरेक्शन के अंदर है। ठीक है, तो ऐड करने पर क्या आएगा? 20 cos 53 प्लस 5√2 sin 45। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर अब हमको एंटी पैरेलल वेक्टर्स को ऐड करना है। ठीक है, तो मान लेता हूं कि मैंने ये वाले वेक्टर की डायरेक्शन को उल्टा करके इसके अंदर जोड़ दिया। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो फाइनल डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन के अंदर आएगी और मैग्नीट्यूड क्या होगा? 5√2 cos 45 माइनस 20 sin 53। अब ये cos 45, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज प्लीज अब डाल लेना। ठीक है, और फिर कर लेना सॉल्व। अब देखिए हमने सारे पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स को ऐड कर लिया, तो ये 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स मिल गए हमको। अब इनको जब मैं सॉल्व कर लूंगा और फिर उसके बाद इनका रिजल्टेंट निकालने जाऊंगा तो मैं बहुत इजीली बोल सकता हूं। अगर मैं इस पूरे को R1 बोल दूं और इस पूरे को R2 बोल दूं, तो इन दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या आएगा? √R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ठीक है, और डायरेक्शन क्या आ जाएगी? tan इनवर्स R1 बाय R2, क्योंकि B बाय A होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, इसलिए R1 अपॉन R2। तो हमने क्या चीज सीखी कि कैसे वेक्टर्स को कंपोनेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। क्या चीज यूज करी? ये पिछले वाले स्लाइड की चीजें यूज करी हैं। क्या चीज? कि हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं आई कैप वाले कंपोनेंट्स, लेकिन आई कैप और जे कैप वाले कंपोनेंट्स हमको परपेंडिकुलर वेक्टर्स की तरह से ऐड करने पड़ेंगे। समझ में आती है बात? डायरेक्टली ऐड करने की वजह से ही हम ये सारी चीजें कर पा रहे हैं किसी भी 2 पैरेलल वेक्टर्स को। अब हमें ये वाला क्वेश्चन करना है। ये बोल रहा है एक पार्टिकल है जो कि ओरिजिन पे रखा हुआ है, उसके ऊपर 3 फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो है इस डायरेक्शन में, एक है इस डायरेक्शन में और एक है इस डायरेक्शन में। ठीक है, स्टेट वेदर द पार्टिकल विल मूव और नॉट। इफ इट मूव्स देन फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स इन इट्स डायरेक्शन। ओके, तो हम इस चीज को कैसे सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा सोचते हैं। ठीक है, हमें ये चीज पता है हम किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट कर सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है, अब हमें ये चीज भी पता है कि अगर किसी भी पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रहा होगा तो वो मूव कर रहा होगा। अगर ये पार्टिकल मूव कर रहा होगा तो इसका मतलब जो फोर्स वेक्टर का रिजल्टेंट निकलेगा, इन तीनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट निकलेगा, मतलब इन तीनों वेक्टर्स को हम ऐड करके जो रिजल्टेंट निकालते हैं वो जो होगा वो अगर 0 होगा तो इसका मतलब ये पार्टिकल रुका रहेगा, और अगर वो 0 नहीं होगा तो इसका मतलब ये पार्टिकल चलेगा। समझ में आती है बात? तो हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं इन तीनों वेक्टर्स को। कैसे करना है? कंपोनेंट मेथड से। ओके, तो सबसे पहले हम इस वाले वेक्टर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कर लेते हैं। ओके, तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा और इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, और इस वाले वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इस डायरेक्शन में आएगा और एक इस डायरेक्शन में आएगा। समझ में आती है बात? तो इसका कंपोनेंट क्या होगा? √6 इंटू cos 45, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? √6 इंटू sin 45। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? 6 cos 30, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? 6 sin 30। ठीक है, अब मैं इसको अलग से बना लेता हूं। ये जो पार्टिकल है इसके ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है 6 sin 30, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है 6 cos 30, और एक और फोर्स लग रहा है जो कि है ये। तो ये वाला और ये वाला पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो इनके मैग्नीट्यूड्स डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो इनके मैग्नीट्यूड्स को मैं डायरेक्टली ऐड कर देता हूं। √6 cos 45, इस पार्टिकल के ऊपर नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है? √6 sin 45
ठीक है, और इस पार्टिकल के ऊपर पीछे की डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है जो कि है 4√3। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इन दोनों का क्या करेंगे, मैं जल्दी से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू डाल देता हूँ, फालतू में टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो 6 इंटू cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 प्लस 6 इंटू 1/√2। ठीक है, तो √2 से ये गया √3 टाइम्स, ठीक है, और इससे ये गया 3 टाइम्स, तो ये आ गया 4√3, ये आ गया 4√3, ये आएगा 6 इंटू sin 30 यानी 1/2 यानी 3, और √6 इंटू 1/√2 यानी √3 इंटू √2 इंटू 1/√2, √2 से √2 बढ़ गया तो यानी √3 आया। हमारे पास फाइनल वैल्यूज क्या आई, आगे की तरफ 4√3, पीछे की तरफ 4√3, ठीक है, ऊपर की तरफ आया 3 ओनली 3, और नीचे की तरफ आया √3। ध्यान से देखा जाए, अगर मैं इस 4√3 और इस 4√3 को ऐड करूंगा तो इसकी डायरेक्शन उल्टी करके इसके मैग्नीट्यूड के साथ माइनस साइन लगा के इसके मैग्नीट्यूड के साथ अगर ऐड करूंगा तो 4√3 माइनस 4√3 यानी 0 हो जाएगा। तो इसको मैं डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकता हूं कि इन दोनों वेक्टर्स को मैंने काट दिया। अब सारा फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर ही बचा, तो इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में अब हमें पता है कि 3 बड़ी वैल्यू है, √3 छोटी वैल्यू है, तो इसका मतलब फाइनली रिजल्टेंट ऊपर की डायरेक्शन में आएगा 3 माइनस √3। तो हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया और इसकी डायरेक्शन निकाल दी। चलिए अब ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। 3 boys are pushing horizontally a box placed on a table. One is pushing towards north. तो साथ के साथ हम इसका डायग्राम भी बनाते रहते हैं। एक तो नॉर्थ की तरफ खींच रहा है जो कि है 5√3 न्यूटन से, ठीक है। The second is pushing towards east. Second is pushing towards east, यानी ईस्ट यानी इस डायरेक्शन में, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड नहीं दे रखा तो मान लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड आर है, ओके। अभी बोल रहा है एंड थर्ड पुशेस विद 10 न्यूटन सच दैट द बॉक्स इज इन इक्विलिब्रियम। अब हमें ये चीज नहीं पता कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। अभी के लिए हम ये चीज याद रखो कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कोई भी बॉडी के ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं लेकिन जो नेट फोर्स आया है वो 0 आया है। अब ये बोल रहा है 10 न्यूटन हमने ऐसी डायरेक्शन में लगाया कि बॉक्स रुका हुआ है। हमें ये चीज समझ में आनी चाहिए कि इस 10 को हम किस डायरेक्शन में लें ताकि नेट फोर्स जो बने वो 0 बने। तो अगर मैंने इस डायरेक्शन में लिया तो ध्यान से देखना, इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा 5√3 के डायरेक्शन में आएगा और एक कंपोनेंट पीछे की डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो इसका पीछे वाला कंपोनेंट तो हो सकता है काट दे, ठीक है, लेकिन वर्टिकल वाला कंपोनेंट हमेशा ऐड ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में नहीं आ सकता, ठीक है। अगर मैं बोलूं इस डायरेक्शन में आ जाए तो इस डायरेक्शन में आने से क्या फायदा होगा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो आर की डायरेक्शन में आएगा और वर्टिकल कंपोनेंट 5√3 के ऑपोजिट आएगा। तो वो तो 5√3 को काट सकता है मगर आर और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड होंगे ही होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में भी नहीं आएगा। मान लेते हैं इस डायरेक्शन में आ जाए, ठीक है। अब हमें ये चीज तो पता है कि इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर आ गया तो दूसरा वेक्टर बच जाएगा, फिर पार्टिकल इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। तो इसका मतलब हमें किसी ना किसी एंगल पे ही रखना है और ऐसे रखना है कि नेट फोर्स जो बने वो 0 बने। तो मैं मान लेता हूं कि इस एक्सिस से थीटा डिग्री पे हमने 10 न्यूटन लगा दिया। अभी हमको ये चीज दिख रही है कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो शायद काट सकता है आर को, क्योंकि एक फोर्स पीछे की डायरेक्शन में है और एक फोर्स आगे की डायरेक्शन में, तो वो दोनों हो सकता है काट दे। और इसका वर्टिकल कंपोनेंट 5√3 को भी काट सकता है क्योंकि ये भी ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा 5√3 के, ठीक है। तो हमने ये डायरेक्शन तो फाइंड कर ली कि भाई ये थीटा डिग्री पे इस डायरेक्शन में ही जाएगा। तो इस वाले वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा जो कि आएगा 10 cos थीटा, ठीक है। और इस वाले वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा जो कि है 10 sin थीटा। अब हमें इस पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स 0 करना है क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव करनी है हमको। तो इस पार्टिकल के ऊपर वर्टिकल में भी कोई फोर्स नहीं होना चाहिए और हॉरिजॉन्टल के अंदर भी कोई फोर्स नहीं होना चाहिए। समझ में आती है बात? तो इसका मतलब r इज इक्वल टू 10 cos थीटा होना चाहिए और 5√3 इज इक्वल टू 10 sin थीटा होना चाहिए, तभी तो इस पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स 0 होगा। समझ में आती है बात? तो हम बस इसी चीज को लिख लेते हैं, 5√3 इज इक्वल टू 10 sin थीटा, ठीक है, एंड 10 cos थीटा
इज इक्वल टू आर। देखिए दो इक्वेशन है हमारे पास और दो वेरिएबल है थीटा और आर, ठीक है, तो हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन से मैं क्या लिख सकता हूँ, 5√3/10 इज इक्वल टू साइन थीटा, तो ये हो गया 2, तो साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2, ठीक है, और थीटा की किस वैल्यू पे √3 आता है, साइन, और थीटा की किस वैल्यू पे, वो होता है 60 डिग्री। समझ में आती है बात? तो हमने थीटा की वैल्यू निकाल ली, बस थीटा की वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है और आर की वैल्यू निकालनी है। तो आर की वैल्यू क्या आएगी, 10 cos 60 डिग्री, यानी 10 इंटू 1/2 दैट इज 5। दिस इंप्लाइज आर की वैल्यू हमने निकाल ली 5 न्यूटन। समझ में आती है बात?